गुड आफ्टरनून पीपल, वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 3 चल रहा है 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड है। लेक्चर नंबर 3। फर्स्ट लेक्चर में मस्ती की, बातें की, इंट्रोडक्शन किया। सेकंड लेक्चर में थोड़े सीरियस हुए। फोर्सेस, वी सॉ फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, वी सॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वी ऑल्सो सॉ द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ फिजिक्स टू सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी। आज इस चैप्टर को मुझे खत्म करना है, इच्छा तो ऐसी है। सो लेट अस डिस्कस द लास्ट टू फोर्सेस, द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नाउ अंडरस्टैंड दिस, आई एम श्योर यू नो इन एन एटम there is the central part which is called nucleus, and nucleus के अंदर होते हैं protons and neutrons. So in a nucleus, inside an atom, there are protons and neutrons. I'm sure you know that. Protons are positively charged, neutrons are electrically neutral, उनमें कोई चार्ज नहीं होता। अब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में देखा था कि लाइक चार्जेस दे रिपेल। तो अगर दो प्रोटॉन है तो ये दो प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर धक्का मार देंगे। तो जस्ट इमेजिन करें एक छोटा सा न्यूक्लियस है एंड देयर आर सो मेनी प्रोटॉन्स। डू यू अग्री ऑल दीज प्रोटॉन्स विल एक्सर्ट रिपल्शन ऑन ईच अदर? अगर एक घर के सारे लोग एक दूसरे से झगड़ रहे हो तो वो घर रहेगा या टूटेगा? बट ऑफ कोर्स टूट जाएगा, सास बहू का सीरियल बन जाएगा। सो ये प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपल्शन करें तो द न्यूक्लियस शुड ब्रेक, बट it has been seen that the nucleus is the most stable. इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। इस रिपल्शन को, प्रोटॉन प्रोटॉन जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, उनको रोक कौन रहा है? कोई तो होगा जो अपना अट्रैक्शन लगा के इनके रिपल्शन को काउंटर करता होगा। दैट अट्रैक्टिव फोर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, हेड्स अप, is the strong nuclear force. So let me write that. Protons repel each other, and so the nucleus should become unstable. Writing पढ़ाई दे रही? But nucleus remains stable, my God, indicating the presence of a strong attractive force, indicating the presence of a strong लग रहा है, ये तो strong नहीं लग रहा है, तो strong बना देते हैं इसको, strong attractive force which is called nuclear force. वाह, लवली। ये फोर्स, यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए, सबको न्यूक्लियस में बांधे रखने के लिए। सो दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर एंड ये अट्रैक्टिव फोर्स इट एक्ट्स इक्वली। ये देखता नहीं कि कौन चार्ज क्या है क्या नहीं है। इट एक्ट्स इक्वली बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन। ये सब बातें आपका माइंड दहला सकती है, ऐसा क्या सर, कैसे कैसे? पर ऐसी बहुत सारी चीजों के जवाब 12th स्टैंडर्ड में भी मिलेंगे, तो 12th के आने का इंतजार कर लो। प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। अभी सिर्फ आपको आंख ऐसा करके देखने का, अच्छा ऐसा, अच्छा ऐसा, हाँ ये। सो अगर इट इज एक्टिंग इक्वली बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, इसका मतलब है इट डज नॉट केयर कि बंदे का चार्ज क्या है, पार्टिकल का चार्ज क्या है। दैट इज, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज इंडिपेंडेंट। अच्छा, रेंज क्या है? इट हैज वेरी शॉर्ट रेंज, extremely short range,
करीबन 10⁻⁻15 मीटर की रेंज है. Actually this is the size of a nucleus. If you remember last time ranges करे थे हमने, तो 10⁻14 मीटर, 10⁻15 मीटर, that is the size of the nucleus. ये फोर्स न्यूक्लियस के अंदर ही एक्ट करता है. ये आपको याद हो तो लास्ट का ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दे वर लॉन्ग रेंज. सन और हमारे बीच में ग्रेविटेशनल है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, वो भी लॉन्ग रेंज है. तो ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो लॉन्ग रेंज, दिस इज अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स. इसकी रेंज है करीबन 10⁻⁻15 मीटर. एंड आई डू नॉट नीड टू से it, that is, it acts only inside the nucleus. सिर्फ न्यूक्लियस के पार्टिकल्स, न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्टिकल्स है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उनके बीच ही एक्ट करता है. इफ यू रिमेंबर देयर आर इलेक्ट्रॉन्स आल्सो व्हिच आर आउटसाइड द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन्स पे ये फोर्स लगता ही नहीं है. इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट एक्सपीरियंस दिस स्ट्रॉन्ग nuclear force. So I want to rub this side off. If you want to have a look at it, you can have a look at it. You can go back and have a look at it. So electrons do not experience this strong nuclear force because they lie outside the nucleus. So thus electrons, ये blue में लिखते हैं, electrons do not experience this force as they lie outside the nucleus. And I don't need to say that it is the strongest of all forces. चारों फंडामेंटल फोर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग है. इट इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पूरा नहीं लिख रहा हूं, बराबर है. 100 times stronger than electromagnetic force. Just imagine करो आप कितना बड़ा फोर्स होगा. And you will be surprised. 10⁻38 times stronger than gravitational force. 10⁻38. Does this number make sense? एक और पीछे 38 जीरो, एक और पीछे 38 जीरो, इतना बड़ा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से. जस्ट इमेजिन द स्ट्रेंथ. न्यूक्लियस के अंदर चार्जेस को रखने के लिए जितनी स्ट्रेंथ चाहिए वो इस फोर्स में है. नाउ द क्वेश्चन, आई नो योर माइंड इज वर्किंग वेरी फास्ट एंड देयर आर क्वेश्चंस इनसाइड द माइंड दैट सर ये इक्वली कैसे हो सकता है, प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन. आपने बोल दिया भले चार्ज इंडिपेंडेंट है, ब्लू कलर भी मार दिया, बट कैसे सर, कैसे? देयर आर सो मेनी कैसेस हैपनिंग अराउंड. भाई वो ऐसे लेटेस्ट रिसर्च से ये पता चला है कि ये फोर्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स वगैरह में है ही नहीं. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स व्हिच आर कॉल्ड क्वार्क्स, और ये फोर्स उन क्वार्क्स की वजह से डेवलप हो रहा है. सो यू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, इट इज बिटवीन द क्वार्क्स inside those protons and neutrons. So research has shown that protons and neutrons are made up of quarks. These are more elemental particle, QUARKS, quarks. तो ये क्वार्क्स के बीच में ना, एक्चुअली आउट ऑफ सिलेबस जा रहे, बट देयर आर 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स. अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, टॉप, बॉटम, चार्म एंड स्ट्रेंज. तो इट हैज बीन फाउंड आउट कि ये सब क्वार्क्स की वजह से ये फोर्स लग रहा है, आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स, एंड दिस फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन द क्वार्क्स. सो इट इज कॉल्ड a quark force, not a quack force. It is a quark force. तो कारण मिल गया, कारण का पता चल गया कि किसकी वजह से है. It is due to the quarks that make up the protons and neutrons, and that is why it is called a quark force.
not to mention it is the strongest force in all nature and fundamentally, and बाकी it is करता क्या है भाई, न्यूक्लियस को स्टेबल रखता है, सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स का बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूक्लियस। तो आई थिंक सारे मैटर की स्टेबिलिटी ये फोर्स बनाता है। सो दिस फोर्स कीप्स द न्यूक्लियस stable, which leading to the formation of atoms, molecules and all matter। क्योंकि नहीं तो प्रोटॉन्स जीत जाते रिपल्शन में, तोड़ देते पूरा, तो कुछ बनता ही नहीं। सो मैटर बनने के पीछे न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी जरूरी है, एंड विच इज इंश्योर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसमें से बहुत सारी बातें टेक्स्ट में लिखी नहीं है, बट आई थॉट आपको ज्यादा ज्ञान दे देता हूं तो अच्छा रहता है। एंड लास्टली, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, एंड लास्ट आइटम है नंबर 4, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये सब उड़ा देते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्चुअली कुछ साल पहले ही फंडामेंटल के रेंज में आया है। आई थिंक 30-40 साल हुए। इससे पहले सिर्फ 3 फंडामेंटल फोर्सेस थे, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये बेचारा बोल खा गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। वीक न्यूक्लियर नया एंट्री मारा। क्यों सर, ऐसा कुछ खास किया इसने? रिसर्च चल रहा है, कुछ नई नई बातें बताऊंगा आपको मैं। अच्छा, मे बी इन स्टैंडर्ड 8 or 9 or 10 you might have heard of a term called radioactivity, and in radioactivity you might have heard of alpha radiations, beta emissions, gamma emissions। तो इन सब में से we'll talk about beta emission। beta particle decay, decay मतलब टूटना। if you look at this idea, so what exactly is this idea? This is the parent nucleus. One day something happens inside it and it breaks up and forms a daughter nucleus. This is the basic part of radioactivity, and it forms a small particle. You can call it an electron, or you can also call it a beta particle। बहुत टाइम तक ये इक्वेशन, parent nucleus giving rise to daughter nucleus plus the emission of an electron or a beta particle, this this reaction was considered perfect. There was this guy, he's not Pauli, he is Pauli, Wolfgang Pauli। This guy studied the angular momenta of both sides, momentum, and he came to the conclusion कि दया कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ में फाइनली उसने ये सोचा, पाउली हाइपोथेसाइज्ड, अभी सर इतना बड़ा वर्ड का मतलब क्या? हाइपोथेसाइज मतलब सोचा और बता, प्रूफ नहीं है, विदाउट प्रूफ बोल दिया। यू कैन से एनीथिंग यू वांट एज अ हाइपोथेसिस। जब वो प्रूव होता है सही, तब योर हाइपोथेसिस बिकम्स अ थियरी, बिकम्स अ लॉ। टिल देन इट इज जस्ट अ हाइपोथेसिस। सो पाउली हाइपोथेसाइज्ड दैट along with the beta particle, इसके साथ एक और पार्टिकल निकल रहा है, an uncharged particle, इसको इधर लगाते हैं, प्लस कुछ निकल रहा है, an uncharged particle called न्यूट्रिनो। ओ क्या नाम है बाबूजी। सर न्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रिनो is also emitted। ये तो बोल दिया, प्रूफ करने का कोई फंडा नहीं है। पाउली तो चला गया। पाउली के जाने के काफी साल बाद ये प्रूफ हुआ कि हाँ,
एक और पार्टिकल निकलता है विच इज मासलेस, विच इज चार्जलेस, एंड तभी पता नहीं चल पाया, उस पार्टिकल को नाम दिया गया न्यूट्रिनो। मतलब पाउली फाइनली राइट था, उसने जो हाइपोथेसिस दी वो करेक्ट थी, दैट इज व्हाई फाइनली इट बिकेम अ थियरी। सो दैट वाज द न्यूट्रिनो। सो द फोर्स, सर वीक न्यूक्लियर कहां आ रहा है? द फोर्स exerted by this neutrino on the electron, ये जो निकला है इसको भी धक्का मार देना है, and other particles is called weak nuclear force। अच्छा, तो ये वीक न्यूक्लियर इसमें से आ रहा है। पेरेंट न्यूक्लियस फूटता है, becomes daughter nucleus along with the release of an electron and another uncharged particle which was called neutrino, and the force exerted by the neutrino on the electron and other particles is called weak nuclear force। It is also short range, वो भी न्यूक्लियस में ही हो रहा है। शॉर्ट रेंज मतलब करीबन 10⁻⁻15 मीटर। ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। दिस फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से सब स्ट्रॉन्ग है, बट वीकर देन EM एंड न्यूक्लियर फोर्सेस। हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को मेजॉरिटी टाइम्स न्यूक्लियर फोर्स ही कहते हैं। सिर्फ वीक न्यूक्लियर को वीक न्यूक्लियर कहते हैं, वीक न्यूक्लियर को न्यूक्लियर फोर्स नहीं कह सकते, बट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर को आप मात्र न्यूक्लियर फोर्स कह सकते हैं। सो वीक न्यूक्लियर फोर्स is stronger than gravitational, but it is weaker than electromagnetic and strong nuclear force. So these were the main things about weak nuclear force. Now somebody will ask me, sir, इससे क्या क्या बना है? Well, सच बताऊं, अभी तक कुछ पता नहीं चला कि इस फोर्स को उसका लेवल क्या क्या है, उसकी रेंज क्या क्या है, इस फोर्स की वजह से क्या क्या बन चुका है। मे बी वेन यू गो एट अ वेरी हाई लेवल, शायद बहुत सारे फिनोमिनन होंगे जो इस फोर्स की वजह से टेक प्लेस कर रहे होंगे। फिलहाल अपने को पता नहीं, अपने को जानने की भी जरूरत नहीं है। ओके, सो दिस वाज वीक न्यूक्लियर फोर्स। अगर मैं एक छोटे से टेबल के जरिए चारों फोर्स का एक छोटा सा लिस्ट बनाऊं, वो लिस्ट काफी कारगर सिद्ध होता है। आपकी टेक्स्ट बुक में वो लिस्ट दिया हुआ है मस्त। तो फिर से अपने बना लेते हैं tableau। तो सबसे पहले आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, फिर आता है, भाई मैं स्ट्रेंथ के हिसाब से चल रहा हूं, स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ, फिर आएगा रेंज, एंड फिर आएगा स्ट्रेंथ हो गया, रेंज हो गया, यूज। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर की रेंज सबसे स्ट्रॉन्ग है, हमने उसकी रेंज को 1 लगाया, स्ट्रेंथ को 1 लगाया। रेंज क्या है? एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज। आपको लिखना है तो 10⁻⁻15 लिख सकते हैं। एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस and the formation of matter. The second force by electromagnetic की स्ट्रेंथ इससे 100 गुना कम, तो 10⁻⁻²। रेंज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की इनफाइनाइट, एंड यूज बाय लाइटनिंग है, डोरबेल है, ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी और कॉन्टैक्ट फोर्स, ये फोर्स, फ्रिक्शन, सब इसी की वजह से होता है, फ्रिक्शन भी है। फिर आता है तुम्हारा वीक न्यूक्लियर। वीक न्यूक्लियर का रिलेटिव स्ट्रेंथ 10⁻⁻13, एंड ये भी शॉर्ट रेंज 10⁻⁻15 मीटर, एंड फॉर अ लॉट ऑफ अदर फिजिकल फिनोमिना यूज में, this is the force between neutrino and other particles। and finally हमारा
ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा सबसे प्यारा और सबसे लास्ट है लिस्ट में। ग्रेविटेशनल फोर्स इज 10⁻⁻38। कुछ कुछ बुक्स में 10⁻39 भी लिखा होता है, नॉट अ वेरी बिग डिफरेंस। इसका रेंज भी इनफाइनाइट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल एंड टेरेस्ट्रियल फिनोमिना। सो टेरेस्ट्रियल, अच्छा ये सब नहीं लिखना है सर। अच्छा, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजों का आइडिया है। भाई आप रिलेटिव स्ट्रेंथ को खास ध्यान में रखना, और उसके साथ कौन सा फोर्स है वो भी ध्यान में रखना। कभी कभी ऐसा होता है, यू नो, इन समटाइम्स इन एग्जाम क्वेश्चंस यू आर समटाइम्स आस्क्ड एक्सप्रेस द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ weak nuclear with respect to gravitational. So what are you supposed to do? You are supposed to write the range of weak nuclear, let's say 10⁻30, upon gravitational, which is 10⁻38, and express that ratio as 10 raised to something. So 10⁻13 upon 10⁻38 ऊपर जाएगा 10:25. So they might ask you any ratio they want. So if you know the relative strengths, you can work out any ratio. Strong nuclear is number 1. Electromagnetic 10⁻², weak nuclear 10⁻13, and gravitational force 10⁻38. मैंने अपने असाइनमेंट्स में ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स भी रखे हैं, मेरे नोट्स में भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिलेटिव स्ट्रेंथ पे काम करते हैं. You might as well have a look at that. So this was the table depicting various forces. Let us go on. Let us talk about the unification of various forces. Unification of various forces, what does that mean? You know, ये जो सारी चीजें हैं फंडामेंटल फोर्सेस, कुछ लोगों ने इनको एक करके कुछ नया निकालने की स्टाइल की, तो यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस. अभी जो बंदा फर्स्ट लेक्चर देगा बोलेगा सर यूनिफिकेशन दूसरा आता था, वो नहीं है, वो यूनिफिकेशन ऑफ फिनोमिना था, ये यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस है. यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस में सबसे पहला क्रेडिट जाता है न्यूटन को. न्यूटन ने धरती पे होने वाले फिनोमिना और स्पेस में होने वाले फिनोमिना को इकट्ठा किया और बताया कि ये सब कुछ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है. सो न्यूटन यूनिफाइड टेरेस्ट्रियल एंड सेलेस्टियल फिनोमिना. Celestial means occurring in space. Phenomena under the law of gravitation. तो न्यूटन अमर हो गया इसमें. फिर ऑर्स्टेड, फैराडे, ये सब आए. ऑर्स्टेड, एम्पियर, फैराडे एक्सेट्रा. उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को यूनिफाई किया टू फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. यूनिफाइड इलेक्ट्रिसिटी और एकदम चैंपियन हो गए मैग्नेटिज्म टू फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. यू नो, वायर में करंट पास होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, ऑल दैट स्टफ. फिर मैक्सवेल, उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स को यूनाइट किया एंड एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि लाइट जो सन से आ रही है, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. वी विल स्टडी दिस ऑल इन डिटेल इन क्लास 12. मैक्सवेल यूनिफाइड क्या लिखा है इंग्लिश, ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म by saying that light is an electromagnetic wave. Oh my God, उस टाइम पे ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था. ये भी हाइपोथेसिस ही था. मैक्सवेल ने बोल दिया ये लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. प्रूव नहीं कर पाया, प्रूव किया हेनरी हर्ट्ज ने. डोंट वरी, विल टॉक अबाउट दैट. फिर भाई इन सब आ गए. आइंस्टाइन कैसे रह गया पीछे? आइंस्टाइन ट्राइड टू यूनाइट ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म.
but could not succeed. अब आइंस्टाइन के इसका मतलब ये थोड़ी कुछ भी कर सकता है, तो आइंस्टाइन जो है वो सक्सीड बराबर नहीं हो पाया, तो पोपट हो गया आइंस्टाइन का वहां पे। बट आइंस्टाइन ने बहुत बड़े बड़े रावण मारे, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, ये तो बड़ी चार बातें हो गई। फिर याद है मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो 30 साल पहले ही आया। वीक न्यूक्लियर फोर्स को लाने का श्रेय 1979 में 3 लोगों को जाता है। ग्लाशो, अब्दुल सलाम, ये साहब पाकिस्तान से थे बट अमेरिका में सेटल हो गए थे, एंड वेनबर्ग सेड दैट, बोला सिर्फ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ईएम फोर्स एंड न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर actually, are a part of one force called electroweak force. Ladies and gentlemen, इसको उड़ाने वाला है मैं रुकता हूं, आप 1 मिनट देख लो। इलेक्ट्रोवीक फोर्स, सो बहुत ही जबरदस्त बात हो गई। पार्ट ऑफ वन फोर्स कॉल्ड इलेक्ट्रोवीक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में से इलेक्ट्रो उठाया, वीक न्यूक्लियर में से वीक उठाया, सो दिस बिकेम इलेक्ट्रोवीक फोर्स। बट ये तो सिर्फ थियरी थी। इन 1984 पैदा भी नहीं हुए थे तुम, 2 बंदे, कार्लो रूबिया एंड वैंडरमेयर, साइमन वैंडरमेयर, उन्होंने प्रूफ किया कि हाँ जी हाँ, इलेक्ट्रोवीक फोर्स एग्जिस्ट करता है और काफी फिनोमिनन के लिए पॉसिबल, क्या काफी फिनोमिनन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोवीक फोर्स। और इस टाइम से हमने वीक न्यूक्लियर फोर्स को फंडामेंटल फोर्सेस में जगह दे दी और तब से हम इसको पढ़ रहे हैं। वेरी गुड। पर इसका क्या क्या है, बहुत सारे कौन से फिनोमिना के लिए रिस्पॉन्सिबल है, धीरे धीरे और पता चलेगा हमको। सो 1984 में उन्होंने एग्जिस्टेंस प्रूव किया इलेक्ट्रोवीक फोर्स का। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिफिकेशन। लेट्स गो ऑन। फाइनली दिस इज द फाइनल व्हाट यू कॉल इट टॉपिक, laws of conservation. There are 4 basic laws of conservation which you might know already. Law of conservation of energy, law of conservation of linear momentum, law of conservation of angular momentum and law of conservation of charge. ये सारे लॉ अलग अलग जगहों पे अलग अलग सिचुएशन में वर्कआउट होते हैं। नाउ बगैर कंजर्वेशन लॉ के कुछ पता नहीं चलता आपको किस तरह वर्कआउट हो रहा है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली दीज लॉ से। बट बिफोर डूइंग दैट, it is responsible to understand, it's important to understand that these laws of conservation, they come due to the homogeneity and isotropy of space and time. सर बड़े बड़े वर्ड लिख रहे हो, अभी पुंगी बज रही, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेने का। सबसे पहले आपको होमोजेनिटी और आइसोट्रोपी का मतलब समझाता हूं। टेक्स्ट बुक में देयर आर नो डिटेल्ड डिस्कशंस। होमोजेनिटी मींस बीइंग सेम at all points, and isotropy means being same in all directions. Now for example, suppose पानी भर के एक ग्लास ले आओ,
ग्लास ले आओ, उसमें पानी भरो। डू यू अग्री, पानी की डेंसिटी जो टॉप पे होगी वही डेंसिटी बीच में होगी और वही डेंसिटी बॉटम में होगी। ये पानी है, दाल नहीं है। दाल में डेंसिटीज चेंज होती है, बट पानी में डू यू अग्री द डेंसिटी एट द टॉप, इट इजंट इट लाइक कि आप स्टार्टिंग में पीते हो या एंड में पीते हो, पानी तो पानी ही रखता है। कि ऐसा होता है कि आप पानी पीते हो, स्टार्टिंग में पतला लग रहा है, फिर जैसे पीते जाते हो थोड़ा गाढ़ा होता जाता है, ऐसा तो है नहीं। सो पानी इज होमोजीनियस, इट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। ऑन द अदर हैंड, isotropy means sameness in all directions. Suppose you throw a ball, you take a ball and you throw it with a certain force in the eastward direction, and it takes, let us say, 10 seconds to reach a point. आप अब घूम जाते हो वेस्टवर्ड्स, उतने ही फोर्स से थ्रो करते हो, क्या वो उतना ही डिस्टेंस वही टाइम में कवर करेगा? जी हाँ। क्या ऐसा होता है कि ईस्ट में ज्यादा कवर किया, वेस्ट में इतना नहीं करेगा, वेस्ट में स्पीड स्लो हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। सो दिस इज कॉल्ड आइसोट्रोपी, विच इज सेमनेस in all directions. If I throw a pen with a certain force towards the north and I throw it with the same force towards the south, the distance reached will be same. That is what is called isotropy. So this is the idea. Homogeneity means being same at all points, sameness at all points. Isotropy means sameness in all directions. Now, law of conservation of energy. I'm sure everybody knows it. We'll work it out just fine. Law of conservation of energy means, so we were discussing about the law of conservation of energy, which says that there are three main postulates. Energy can neither be created nor be destroyed. It can only be converted, transformed from one form to another. And finally, the total amount of energy in the entire universe always remains constant. You know, these things cannot be proved. You know, these laws of conservation cannot be proved. They can just be verified. For example, if I hold this body here, it has got only potential energy. But if I throw it down, all that potential energy has got converted into काइनेटिक एनर्जी, साथ में साउंड एनर्जी भी आया, एंड अगर मैं नीचे टच करता तो थोड़ा गर्म लगता, हीट एनर्जी भी आया. सो ऑल दिस एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड सो फोर्थ. सो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी always remains constant. So this was the law of conservation of energy. Then we see the law of conservation of charge. What does law of conservation of charge state? Well, चार्जेस के बारे में शायद ज्यादा जानकारी फिलहाल आपके पास नहीं है, बट when we go to standard 12 we shall look at the law of conservation of charge. But anyways, I'll tell you what it says. It says that in an electrically isolated system, means in a system which does not take or give charges, that is called an electrically isolated system, the algebraic sum of charges always remains constant. Well, it is a bit early in the day for me to be telling you what exactly the algebraic sum of charges would be or would not be. But in any case, you have to just know the idea. In an electrically isolated system, the algebraic sum of charges remains constant. Then we see the third thing, law of conservation of linear momentum. Now, what does the law of conservation of linear momentum say? Linear momentum. I'm sure you know what momentum is. The product of mass and velocity is called momentum. And the law states that in the absence of a resultant external force, these laws are not given in the textbook in great detail. They've just given you the ideas. In the absence of a resultant external force, the total linear momentum, linear mom I call it,
of a system remains constant. अब इसको कैसे देखें? For example, I told you momentum was what? Product of mass and velocity. So, for example, the best example is this. I'm sure you can see this. ये 100 ग्राम की पेन है, फिलहाल इसकी वेलोसिटी 0 है. So what is the initial momentum right now? 0. 5 सेकंड बाद चेक करो, 1 2 3 4 5, कितना मोमेंटम है इसका? 0. चेंज हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि मैंने फटका नहीं मारा. आपने देखा, मैंने जैसे ही फोर्स मारा मोमेंटम में चेंज हुआ. तो इसका मतलब यह है कि अगर यू डू नॉट गिव एन एक्सटर्नल फोर्स, द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट. अब कोई बोलेगा सर सिस्टम में दो चीजें हो तो नो प्रॉब्लम. गन दिख रही है आपको? अगर आपने कभी गन चलाई है, एयर गन, तो यू नो दैट इफ यू फायर इट, आपका हाथ पीछे आता है, गोली आगे, हाथ पीछे, गन पीछे. तो दिस इज कॉल्ड रिकॉइल. ये भी ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. बुलेट जितने मोमेंटम से आगे बढ़ती है, गोली बंदूक उतने मोमेंटम से पीछे आती है. दैट इज व्हाट इज मेंट बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. एंड फाइनली चौथा नंबर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. अभी से लीनियर मोमेंटम तो समझ में आ गया. एंगुलर मोमेंटम क्या है? लीनियर मोशन करने वाली चीजों में होता है लीनियर मोमेंटम. रोटेशनल मोशन करने वाली चीजों में होता है एंगुलर मोमेंटम. एंड पंखा, बेस्ट एग्जांपल, पंखा. आपके घर के ऊपर पंखा होगा, आपके सर के ऊपर पंखा होगा. आप देखो फिलहाल घूम रहा है 3 पे, 5 सेकंड बाद देखो घूम रहा है 3 पे. उसके एंगुलर मोमेंटम में, उसकी स्पीड में कोई फेरबदल आया नहीं, क्योंकि तुमने डंडी से मारा नहीं उसको. अर्थ घूम रहा है सन के राउंड एंड राउंड 365 एंड 14 डेज, 365 एंड 14 डेज. ऐसा हुआ आज तक कि एक साल में 365 14 डेज है, दूसरे साल में अर्थ को कंटाल आने, नहीं नहीं लेट मी गो स्लो यार, बहुत बहुत चल गया, तो 400 दिन में करते हैं. ऐसा हुआ नहीं. अर्थ को बाहर से कोई फटका नहीं मार रहा है, तो जितनी एंगुलर स्पीड पे घूमना है उसी पे घूमेगा. सो इन दी एब्सेंस, वहां पे फोर्स था, यहां पे टॉर्क है, ऑफ अ रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क, the total angular momentum, wordings are nearly same, of the system remains constant. तो चारों लॉ हमने बारी बारी देखे. एंड अब ये बात आती है जो मैंने आपको ये बताया होमोजीनिटी एंड आइसोट्रोपी की, कि पता चला है कि space and time both are homogeneous and isotropic. स्पेस की होमोजीनिटी की वजह से कुछ लॉ आए हैं, कुछ लॉ टाइम की होमोजीनिटी की वजह से आए हैं. तो ये निमोनिक है, याद रखना. ये सर क्या लिखा है? ध नहीं लिखा है. टाइम इज होमोजीनियस एंड एज अ रिजल्ट वी हैव the law of conservation of energy. Time is homogeneous and due to that we have the law of conservation of energy. On the other hand, ये शीला नहीं लिखा है मैंने, किसी लड़की का नाम नहीं है. इट इज, इसका फुल फॉर्म है स्पेस is homogeneous and isotropic, and homogeneous की वजह से we have the law of conservation of linear momentum, and isotropic की वजह से we have the law of conservation of angular momentum. तो ये है द शीला. शीला का निमोनिक जरूरी है, बाकी कुछ जरूरी नहीं है उसका. द शीला. द means time is homogeneous, so we have law of conservation of energy. शीला का मतलब है स्पेस इज होमोजीनियस. एच पहले आया, यहां एल पहले आया, सो होमोजीनियस की वजह से वी हैव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंड आइसोट्रोपिक की वजह से
we have the law of conservation of angular momentum. So छोटे छोटे एमसीक्यू आते हैं इसमें, द शीला को याद रखें और आनंद की जिंदगी जिए. अब कोई मेरे को बोलेगा सर स्पेस होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक दोनों आ गया, टाइम होमोजीनियस आ गया, टाइम का आइसोट्रोपिक आया नहीं. अभी तक कोई प्रूव नहीं कर पाया ना कि टाइम की आइसोट्रोपी की वजह से क्या होता है. कोई लॉ नहीं है. तुम में से कोई शुरू करे तो अच्छा है. बट एक बंदा था डायरैक, पॉल डायरैक. अकॉर्डिंग टू पॉल डायरैक, पीएम डायरैक, अगर आप देखो टाइम का आइसोट्रोपी रह गया और 4 लॉ देखे हमने, उसमें से एनर्जी आ गया, लीनियर मॉम आ गया, एंगुलर मॉम आ गया, 4 रह गया, उसने जोड़ दिया. अकॉर्डिंग टू डायरैक, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज is due to the isotropy of time. पर ये डायरैक ने बोल दिया और खेल खत्म हो गया डायरैक का. कोई प्रूव अभी तक कर नहीं पाया. मे बी आप में से कोई कर दे प्रूफ तो हम भी कह पाएंगे हमारे स्टूडेंट ने प्रूव किया है. नोबेल वोबेल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. भारत रत्न तो गारंटेड. सो according to Dirac, the law of conservation of charge is due to isotropy of time, but still we have not been able to prove this. So this was a brief idea on what we are going to do in the coming 2 years. पहला चैप्टर था, इंट्रोडक्शन था. पहला चैप्टर यहाँ खत्म होता है. आपको जो नोट्स दी गई है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस है, पीछे एमसीक्यूज भी हैं. आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लुक एट द एमसीक्यूज एंड ट्राई टू सॉल्व देम आउट. एंड और क्या, बाकी तो ठीक है. टेस्ट लिया जाएगा आपको, यू नो यू विल बी इन्फॉर्म्ड किस तरह का टेस्ट होगा, क्या होगा करके. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी स्टार्ट विद चैप्टर 2. दिस इज वेयर मेजरमेंट्स, यूनिट्स एंड डिमेंशनल फॉर्मूले विल स्टार्ट. अब तक आप देख रहे थे, हंस रहे थे, अच्छा ये वो. अब थोड़ा सीरियस खेल शुरू हो जाएगा. एंड सीरियस खेल आराम से खेलने का. सीरियस खेल मतलब थोड़ा ध्यान से, फोकस चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए. तो मुझे अगर कुछ आप देना चाहते हो तो फोकस दे दो, ध्यान दे दो, इसमें से मैं बाकी सब कुछ निकाल लूंगा. सो टिल द नेक्स्ट लेक्चर, स्टे सेफ, स्टे एट होम, हैप्पी सॉल्विंग, टेक केयर, बाय बाय.